अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं जी। मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 21 न्यूक्लियर फिज़िक्स। टॉपिक है जी हमारे पास बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। स्टूडेंट्स, ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये फिर आगे लीड करेगा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर के साथ। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि अल्लाह ताला का ये जो यूनिवर्स है, ये जो कायनात है हमारी, अल्लाह ताला ने इसको बड़ा वेल डेकोरेट किया है। हर चीज़ अपने स्पेसिफिक टाइम में, स्पेसिफिक इंटरवल में परफॉर्म हो रही है। ठीक है जी। अर्थ की रोटेशन अराउंड द सन, ठीक है जी, या इलेक्ट्रॉन की सर्कुलर मोशन इन ऑर्बिट्स इन एटम्स जो होती है, ठीक है जी, अराउंड द न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें वेल मैनेज्ड हैं। ठीक है। तो कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जो ये प्रोसेस परफॉर्म कर रही हैं? इन फोर्सेस की क्या डिस्क्रिप्शंस हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? ठीक है। इन फोर्सेस के क्वांटा क्या हैं, यानी कि ये फोर्सेस कौन से पार्टिकल एक्सचेंज करती हैं, ठीक है, जिनकी वजह से ये फोर्सेस जो हैं वो किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर लग रही हैं। इन फोर्सेस की रेंजेस क्या हैं, ठीक है, इनकी स्ट्रेंथ क्या है, ये सारा का सारा आज हमने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स, forces such that their existence is accepted is called basic force of nature। ऐसी फोर्सेस कायनात में जिनका वजूद, जिनका एग्जिस्टेंस हम एक्सेप्ट करते हों, उन्हें हम कहते हैं बेसिक बुनियादी फोर्सेस ऑफ नेचर। फॉर एग्जांपल, मैं जंप लगाता हूँ जी, जाहिर सी बात है मैं कहाँ आऊँगा? ज़मीन पर वापस। इस मार्कर को ड्रॉप करता हूँ, ये भी कहाँ गिरेगा? डाउनवर्ड। क्यों? और भाई 9th क्लास से आप पढ़कर आए चैप्टर 5 ग्रेविटेशन में कि 1665 की शाम आइजैक न्यूटन जो है वो दरख्त के नीचे बैठा था, सेब आकर गिरा। ठीक है, शुक्र है दरख्त ही उसके ऊपर आकर नहीं गिरा। तो इट्स मीन कि ग्रेविटी जो है ये तो एक बेसिक फोर्स है। इसी तरह आपको मैं एक वायर जो है वो पकड़ा दूं हाथ में, ठीक है जी, एक रेड और एक ब्लैक फॉर एग्जांपल, और उधर से पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट कर दूं, भाई शॉक करंट लगेगा ही लगेगा। अब ये तो नहीं देखें करंट कहाँ से निकलता हुआ आ रहा है, ठीक है, इसमें क्या है, चार्जेस कैसे मूव कर रहे हैं। इसी तरह मैग्नेट्स से आप बचपन में खेलते हुए आए हैं, ठीक है। नॉर्थ नॉर्थ को क्या करता है? रिपेल। नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये सारा हमने जो है जी वो देखा। अच्छा, फिर जो हमारा एटम की अगर बात कर ली जाए, एटम के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर भी बात कर ली जाए तो उसमें न्यूक्लियॉन्स हैं। तो वहाँ पे अब प्रोटॉन प्रोटॉन जो हैं वो कैसे इकट्ठे जुड़कर रहते हैं? प्रोटॉन पे भी पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे भी पॉजिटिव चार्ज, इन्हें तो रिपेल करना चाहिए, तो इनको बाइंड कैसे हुए हुए हैं ये न्यूक्लियस में? कौन सी फोर्स है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। न्यूक्लियस से बीटा डिके होता है। न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है? फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डिके हमें बताती है कि जो प्रोटॉन है वो कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं रहता, फौरी निकल जाता है विद एंटी न्यूट्रिनो। तो ये सारी फोर्सेस जो हैं इन्हें हम कहते हैं जी बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं जी टॉपिक। जैसा कि आपको हाइडिंग नज़र आ रही है जी, बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। तो डेफिनेशन क्या है? फोर्सेस सच दैट देयर एग्जिस्टेंस इज एक्सेप्टेड। ऐसी फोर्सेस जिनका जो एग्जिस्टेंस है वो हम एक्सेप्ट करते हैं फिजिकली। ठीक है जी। अच्छा, अब सबसे पहली है इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरी है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और फोर्थ वन है स्टूडेंट हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब जबकि इससे पहले फोर्सेस 5 थी, कौन कौन सी भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है जी, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। फिर यूनिफिकेशन की गई इलेक्ट्रिक फोर्स की और मैग्नेटिक फोर्स की, मिलाकर नाम रख दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, क्यों रखा गया वो भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। स्टूडेंट्स, हम पढ़कर आए हैं, ठीक है जी, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी बाय अ फोर्स सच दैट whose magnitude is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of radial distance between them। ठीक है ना, ये हमने स्टेटमेंट सारी की सारी पढ़ी। यानी कि फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं मार्कर स्क्रीन का भी तो मैथ है ना। अब इनको एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगानी चाहिए, लेकिन आप सोच रहे होंगे सर ये तो आ ही नहीं रहे अपनी तरफ, आप लेकर आ रहे हैं तो ये आ रहे हैं।
और भाई हम इस वक्त हैं कहाँ पर? हम तो इस वक्त आप देखें कि एक बहुत बड़ी लार्ज ग्रेविटी में खड़े हुए हैं। क्यों? अर्थ के ऊपर है ना। अर्थ की तो अपनी क्या है ग्रेविटी, अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, अर्थ की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो इनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो निग्लिजिबल है। ठीक है, तो इसलिए ये एक दूसरे के करीब नहीं आ रहे, क्योंकि ये बॉन्डेड है किससे? अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से। ठीक है जी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है जी, ये एक्शन किस पे परफॉर्म करती है? मैसेस पर। ठीक है, जिस भी ऑब्जेक्ट का मैस होगा उसके पास कोई ना कोई ग्रेविटी एग्जिस्ट करेगी, उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है उसके मैस पर। अच्छा, अब बात कर ली जाए थोड़ी सी यूनिवर्सल ग्रेविटी की। यूनिवर्सल ग्रेविटी का जो कंसेप्ट है जी, ये आया सेलेस्टियल और टेरेस्ट्रियल ग्रेविटी के बाद। अब ये सेलेस्टिकल क्या है स्टूडेंट? गैलीलियो ये कहता था कि सिर्फ अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, बाकी किसी प्लैनेट्स की या स्टार्स की कोई फील्ड नहीं है। जबकि इसके कंसेप्ट को गलत साबित किया आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी इसने दी। तो इसने जो ग्रेविटी का कंसेप्ट दिया वो था टेरेस्ट्रियल ग्रेविटी। ठीक है, इसने कहा कि जी जो हमारा मून है ना, 27.3 डेज में वो एक अपनी रेवोल्यूशन, अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करता है अराउंड द अर्थ। वो कहता है कि चांद जो है वो ज़मीन की तरफ गिरा जा रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि हर प्लैनेट की, हर स्टार की अपनी कोई ना कोई फील्ड है जो कि एग्जिस्ट करती है। इस फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन दोनों के कंबाइन इफेक्ट को फिर कहा गया यूनिवर्सल ग्रेविटी। ठीक है जी। अब ग्रेविटी जो है स्टूडेंट, वो ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है जी, ये तो आप बार बार पढ़ के आए कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है जी। और आर जो है ये डिस्टेंस है इन दो मैसेस के दरमियान इनके सेंटर से। ठीक है जी। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का क्वांटा क्या है? क्वांटा के ये जो फोर्स है इसमें एक्सचेंज इंट्रैक्शन का पार्टिकल कौन सा है? तो जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में फोटोन हम पढ़कर आए, याद रखिएगा स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो क्वांटा है वो ग्रेविटॉन है। क्या है? ग्रेविटॉन। अच्छा, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये बहुत लॉन्ग रेंज फोर्स है। ठीक है जी, इनफिनाइट रेंज। ठीक है, बहुत दूर तक ये रीच करती है। फिर अट्रैक्टिव ओनली, ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव नहीं है। अच्छा, सपोज करें कि ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ 1 है, तो अब ये मैंने कहा सपोज करें कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है? 1। इसकी स्ट्रेंथ को मैं तमाम फोर्सेस के साथ कंपेयर करूंगा। ठीक है, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ 1 है, नहीं। यहाँ मैं कह रहा हूँ सपोज कर लें कि इसकी फील्ड स्ट्रेंथ 1 है, फिर हम इसका कंपैरिजन करेंगे कि आया ये कम है ज़्यादा है। सेकंड पर है जी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है जी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है स्टूडेंट, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट भी आ जाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का भी कंसेप्ट आ जाता है। ठीक है, पहली बात तो ये, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स मैसेस पर लगती है, ये लगती है चार्जेस में, एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव भी क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है जी। और इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अगर मैं कहूँ कि एक कॉइन है लेट से, तो उसके दो फेसेस हैं। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर सकती है एज इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर सकती है एज अ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। अच्छा, अब ये सेंटेंस ज़रा देखें, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और वाइस वर्सा। भाई ये कहाँ से लिया है मैंने? ज़रा अपने माइंड में रिकॉल करें चैप्टर 15। ठीक है जी, वहाँ पर हमने ये पढ़ा कि कहीं में फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या थी कि टाइम रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है जी, कि कहीं पर भी क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। और इसका रिवर्स क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगी? मैग्नेटिक
फील्ड प्रोड्यूस करेगी। देखिए चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़कर आए चार्जेस रेस्ट में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी में। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में 1820 में ऑर्स्टेड ने कहा कि अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास निडल से हमने देखा, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, ठीक है जी, माइकल फ्राडे या एम्पेयर्स लॉ में आप देखें तो हमने क्या कहा कि जहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा वहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आएगा। फिर चैप्टर 16 अल्टरनेटिंग करंट में बाकायदा से टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, जहाँ पर हमने ये पढ़ा कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, और उसने 4 इक्वेशंस दी, 4 फेमस इक्वेशन जिसे हम कहते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस। ठीक है, एक हमें बताती है उसमें गाउस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, एक उसमें है गाउस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स, यानी कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स, अगर मैग्नेट को तोड़ दिया जाए तो सिंगल मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं करता। एक उसमें है फ्राडे लॉ की फॉर्म, और एक उसमें है स्टूडेंट्स एम्पेयर लॉ की फॉर्म। आपको यहाँ पर 4 इक्वेशंस डिस्प्ले भी आ रही होंगी, बट ये आपके लेवल से थोड़ी सी ऊपर है। ठीक हो गया। तो फ्राडे और ऑर्स्टेड के कंसेप्ट को मिलाने के बाद मैक्सवेल ने जी फिर इसे सिंगल एक फोर्स बना दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, और आप जानते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है, कूलम इलेक्ट्रिक फोर्स, वो क्या था उसका एक्सप्रेशन, F = K Q1 Q2/r², यानी कि अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर ट्रीट कर रही है एज अ इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो K क्या है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की पावर -11 में थी, जबकि कूलम कांस्टेंट की पावर प्लस में है। तो अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल चार्जेस ले लूँ 1 कूलम के, R1 ले लूँ, यहाँ पर मैसेज ले लूँ 1 kg के, R1 मीटर ले लूँ, तो आप क्या कहते हैं, ये वाली फोर्स ज़्यादा आएगी, ये वाली फोर्स ज़्यादा आएगी? और भाई ये वाली फोर्स जो है ये ज़्यादा आएगी। ठीक हो गया, इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स से। मैंने कहा था ना, सपोज करें कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ कितनी है, 1, तो इसकी तकरीबन 10⁻37 है, 10 की पावर 37 गुना ज़्यादा है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से, बहुत ज़्यादा। तो वापस आते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। अच्छा, जिस तरह से स्टूडेंट ग्रेविटोन जो है जी वो क्वांटा था ग्रेविटेशनल फोर्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का क्वांटा हमारे पास है जी फोटोन। ठीक है, क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसे हम कहते हैं, आप बड़े अच्छे से जानते हैं, इस पर हमने बड़ी बहस की प्रीवियस टॉपिक्स पर, प्रीवियस चैप्टर्स में। ठीक है जी, और इन्फिनाइट रेंज होती है स्टूडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इन्फिनाइट रेंज है। ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव थी, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी है, रिपल्सिव भी है। ठीक हो गया, और इसकी स्ट्रेंथ मैंने आपको बता दिया कि 10⁻37 टाइम्स ज़्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स से। फिर स्टूडेंट थर्ड हमारे पास फोर्स है जी वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है जी, अब वीक न्यूक्लियर फोर्स क्वार्क्स और लेप्टॉन्स पे लगती है। अब घबराना और परेशान नहीं होना जी, क्वार्क्स और लेप्टॉन्स को इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, तो इतना याद रखिएगा कि क्वार्क्स हमारे पास 6 तरह के होते हैं, अप डाउन चार्म बॉटम वगैरह, उन पर लगती है, कैसे लगती है वो हम सारा देखेंगे। अच्छा, फिर काज ऑफ बीटा डिके, भाई बीटा डिके क्या था, हमने नेगेटिव बीटा डिके में पढ़ा क्या, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से निकलना। ठीक है, अब देखें जो हाईली न्यूक्लियाई होते हैं ना वो अनस्टेबल होते हैं, उनमें न्यूट्रॉन से ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन, यानी कि न्यूट्रॉन ओवर प्रोटॉन रेशियो उनकी 1 से ज़्यादा होती है। ये पेपर में MCQs भी आ सकता है। ठीक है, तो होता ये है कि न्यूट्रॉन कोशिश करते हैं कि वो कन्वर्ट हो जाए किस में, प्रोटॉन में। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन तब बनेगा जब साथ एक इलेक्ट्रॉन भी निकले, तो इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल्स इजेक्ट होते हैं। तो वहाँ पर जो फोर्स मैकेनिज़्म है वो किसकी वजह से है, वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है जी वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास। ठीक है जी, किसका, बीटा डिके का। सिमिलरली ज़रूरी नहीं है कि अब हमारे पास न्यूट्रॉन ही प्रोटॉन में कन्वर्ट हो, ठीक है, या
सॉरी मैंने कहा कि प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो, न्यूट्रॉन भी कन्वर्ट हो सकता है किस में स्टूडेंट, प्रोटॉन में। ठीक है, तो फिर पॉजिटिव बीटा डिके होता है, उसके साथ न्यूट्रिनो निकलता है। ठीक हो गया ना। तो फिर है जी आगे नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। भाई यहाँ पर ज़रा इन फार्मूलाज को आप देखें, ये दोनों फोर्सेस के 1/r², 1/r², वहाँ पर भी फोर्स का इन्वर्स रिलेशन है r² के साथ, यहाँ पर भी इन्वर्स रिलेशन है r² के साथ। ठीक है, तो याद रखिएगा सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है, वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करती। फिर स्टूडेंट्स जैसा कि हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वांटा फोटॉन है, वीक न्यूक्लियर फोर्स का क्वांटा है जी W एंड Z बोसॉन्स। ये भी हम इंशाल्लाह बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर्स में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसकी रेंज बड़ी शॉर्ट है स्टूडेंट। ठीक है जी, कितनी शॉर्ट है, 10⁻⁻7 मीटर। पेपर में MCQ आ सकता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स स्टूडेंट सिर्फ रिपल्सिव होती है। क्या होती है, रिपल्सिव फोर्स होगी, प्रोटॉन प्रोटॉन को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। ठीक है जी, स्ट्रेंथ इज 10⁻25। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, ग्रेविटेशनल, मैंने कहा था कि फोर्स से कंपैरिजन करना, उसकी 1 ली थी, तो उससे 25 गुना ज़्यादा है इसकी स्ट्रेंथ। ठीक है, फिर है स्टूडेंट्स हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ क्वार्क्स पर लगती है स्टूडेंट्स। ठीक हो गया जी। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वजह है न्यूक्लियॉन्स को इकट्ठा रखने की। न्यूक्लियस में देखें ना, प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन 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 मिल के रहते हैं। अब प्रोटॉन को और प्रोटॉन एक दूसरे को तो रिपेल करना चाहिए, जा भाई साथ रहने की ज़रूरत क्या है, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ने उनको जोड़ कर रखा हुआ है। ठीक है, होल्डिंग न्यूक्लियॉन्स टुगेदर इन न्यूक्लियस, जैसा कि मैंने लिखा प्रोटॉन प्रोटॉन को जोड़े रखा हुआ है। डो नॉट ओबे इन्वर्स स्क्वायर लॉ, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करती। अच्छा, इसका जो क्वांटा है, ठीक है जी, एक्सचेंज जो होता है पार्टिकल्स के दरमियान वो किस तरह से होता है जी, ग्लूऑन है जी। क्या है, ग्लूऑन। ठीक है, ये भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि कैसे बनता है क्वार्क्स के कम्बिनेशन से। फिर है जी रेंज, रेंज इसकी कितनी है, जितना न्यूक्लियस का आपके पास क्या है जी, न्यूक्लियस का डायमीटर जो आपके पास है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक हो गया। फिर है जी कि ये अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ क्या थी, अट्रैक्टिव थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी थी, रिपल्सिव भी थी। वीक न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ रिपल्सिव थी, जबकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है। ठीक है, और इसकी जो स्ट्रेंथ है स्टूडेंट वो है जी हमारे पास 10⁻42। ठीक है जी, तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है वो किसकी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। किसकी जी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। अब स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं हमारे पाकिस्तानी साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब की, जिन्होंने अपनी टीम के साथ 1979 में, ठीक है जी, 1979 में 3 साइंटिस्ट थे, शेल्डन ली ग्लासगो, डॉक्टर अब्दुल सलाम, स्टीवन विंगबर्ग। इन्होंने मिलकर यूनिफिकेशन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की और वीक न्यूक्लियर फोर्स की, और उन दोनों फोर्सेस को मिलाकर एक फोर्स बनाई, इलेक्ट्रो वीक फोर्स। ठीक है, जिसका एक्सचेंज पार्टिकल था हिग्स बोसॉन, जिसको रिसेंटली तकरीबन गालबन 2012 में जो है जी वो डिस्कवर किया गया है, हिग्स बोसॉन की प्रेजेंस को। ठीक है, तो ये तो थी जी हमारे पास फोर्सेस। अब यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन, ठीक है जी, ओपन क्वेश्चन है, फिर मैं उसको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि जिस तरह से ये फोर्सेस, जैसे कि बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स कंबाइन होकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनी, इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स मिलकर इलेक्ट्रो वीक फोर्स बनी। क्या ये फोर्सेस भी इनके साथ मिलकर कोई फोर्स बन सकती हैं? इन चारों फोर्सेस की जगह कोई सिंगल फोर्स हो सकती है? आइंस्टाइन, जो आप तो नहीं सोचते होंगे, नहीं आप भी सोचते होंगे, ठीक है, मजाक था। तो आइंस्टाइन जो है जी वो तो आपको पता है फिर है, अल्बर्ट आइंस्टाइन का तो बहुत बड़ा नाम है। ठीक है जी, तो उसके दिमाग में ये चीज़ें चलती रहती थी। वो ये सोचता था कि इतनी सारी फोर्सेस हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है जी, अल्लाह ताला का जो यूनिवर्स है वेल डेकोरेटेड है, जैसा कि मैंने शुरू में बात की, तो इसके पीछे क्या है,
एक सिंगल फोर्स कौन सी है? क्या ये सारी फोर्सेस आपस में मिल भी सकती हैं? ठीक है, तो उसका जी अब हम एक कंपैरिजन करेंगे इन फोर्सेस की रेंज और स्ट्रेंथ का, और इन फोर्सेस को देखते हैं कि मैं बस इतना ही कहूँगा कि TOE, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, इसका क्या मीनिंग है। बस फिर इंशाल्लाह लेक्चर जो है जी उसको हम वाइंड अप करते हैं। तो थोड़ा सा और ज़रा सब्र रखिएगा, फिर चलते हैं जी हम किसकी तरफ, इन फोर्सेस की फर्दर यूनिफिकेशन की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है जी, वैसे तो इन फोर्सेस को इकट्ठा करके मिलाकर एक सिंगल फोर्स बनाना बड़ा ही मुश्किल काम है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इन फोर्सेस को बोर्ड पर इकट्ठा करके एक फोर्स बना दी है, और आपको नज़र आ रही है TOE, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पढ़ा कि डॉक्टर अब्दुल सलाम और उनकी टीम ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स और वीक न्यूक्लियर फ़ोर्स की यूनिफिकेशन की और इलेक्ट्रो वीक फ़ोर्स बनाई। अगर इसी इलेक्ट्रो वीक फ़ोर्स को जोड़ दिया जाए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फ़ोर्स के साथ, जो कि अभी तक तो पॉसिबल नहीं हुआ, ठीक है, मैंने लिखा है नॉट पॉसिबल येट, तो ये बन जाती है GUT, ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी। ठीक है जी, जिससे हमें स्पेस में होने वाले इवेंट्स का, ठीक है जी, पता चल सकता है कि वो इवेंट्स किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, उनकी प्रोग्रेस क्या, उनमें कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। और लेकिन ये काम करने के लिए हमें तकरीबन, यहाँ पर जो मज़े की बात है, 10⁻15 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड है। कितनी? 10⁻15 बिलियंस इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड है। और मज़े की बात, अगर मैं इस GUT को, ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी को जोड़ देता हूँ किसके साथ? ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ, तो बच्चों ये बन जाती है TOE, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, जो कि आइंस्टाइन सोचता था कि भाई ये सारी चीज़ें कैसे जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये जो TOE है, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, इसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? 10⁻19 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो इंसान जो है जी, ठीक है, अशरफुल मखलूक़ात तो अभी लगे हुए हैं, ठीक है, इसको डिस्कवर करने में, इसको समझने में, ठीक है, लेकिन ज़रा ये सोचिएगा कि ये जो अल्लाह ताला हैं, उन्होंने किस तरह से सारी चीज़ों को बैलेंस किया हुआ है। ठीक है, वो वाहिद व ला शरीक हैं। सो अल्लाह ताला जो हैं वो बेस्ट क्रिएटर हैं, ठीक है ना, इस यूनिवर्स के, इस कायनात के। तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।